ठीक है सर, बोलिए। मैंने पूर्व के अध्ययन में यह पाया, मुझे जो संदर्भ मिले उसके आधार पर आज के कुछ वर्ष पूर्व मैंने देखा था कि नेहरू जी का जीवन अत्यंत विलासितापूर्ण रहा है और वह अपने जीवन में काफ़ी खर्च किया करते थे। यूँ बड़े वकील मोतीलाल नेहरू के पुत्र रहे, निश्चित रूप से उन्हें संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ संदर्भ, बड़े बड़े लोगों के संदर्भ के आधार पर नेहरू को इधर समझने की कोशिश मैंने की। कुलदीप नैयर जी नेहरू के सार्वजनिक जीवन के ईमानदारी को उन्होंने एक घटना से रेखांकित किया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। नेहरू जी की बहन विजया लक्ष्मी पंडित शिमला के राजभवन में ठहरी हुई हैं। उन पर लगभग 2500 रुपये का बिल था जिसको उन्होंने का भुगतान नहीं किया। उस समय के जो तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नेहरू जी को इसकी जानकारी दी। नेहरू जी ने कहा कि वे एक साथ संपूर्ण रकम अदा करने की स्थिति में नहीं है, 5 किस्तों में यह रकम चुका देंगे, और उन्होंने 5 किस्तों में यह रकम चुका दी। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू से 10 वर्ष की छोटी थी। उन्होंने, विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा, पहले तो इस घटना के संदर्भ में यह समझने की ज़रूरत है कि यह एक सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी किस तरह होती है, और एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, उस समय के प्रधानमंत्री को, प्रथम प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कह सकता है कि आपकी बहन ने 2500 रुपये का बिल अदा नहीं किया है, और नेहरू की भी यह हिम्मत है कि वह सब पैसे चुकता कर देते हैं। यह साधारण घटना नहीं है। विजया लक्ष्मी पंडित एक घटना का जिक्र करती है कि उनके घर में बहसें होती थी और बहस में झगड़ा कर लेते थे। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि प्रधानमंत्री और भाई का रिश्ता अलग रहे, लेकिन यह मिल ही जाता था और भाई का रिश्ता प्रधानमंत्री के रिश्ते पर हावी हो जाता था। हंगरी के मामले पर दोनों में असहमति हुई। यानी इन सभी संदर्भों से यह लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर और घर के भीतर लोकतांत्रिक माहौल की बात मुझे समझ में आई। और उनका मानना था कि द्वेष मनुष्य तथा जिस समाज में वह रहता है दोनों को छोटा बना देता है, और जो आदर्श विचार है, प्रशंसनीय कार्य है, वही मानव को महान बनाता है। एक घटना का वर्णन मथाई करते हैं। कई मामलों में नेहरू को कंजूस माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि एक गंभीर मुद्रा में गांधी की तस्वीर थी जिसको कि 5000 रुपया देकर खरीदने में उनको तनिक भी देर नहीं लगी। उनके सुरक्षा अधिकारी रुस्तम जी थे। वो कहते हैं कि गांधी को बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब गाड़ी से जाते रहते थे तो कहीं नल चलता रहता था तो टोटा बंद करवाते थे। सऊदी अरब की यात्रा पर जब थे तो राजमहल में जो बत्तियां जल रही थी खुद उस बत्तियों को बुझाया था। आई वॉज नेहरू शैडो पुस्तक में लेखक लिखते हैं कि मैंने नेहरू के सेवक को उनके काले मौजे जो फट गए थे उसको सीते हुए देखा। एक संदर्भ आता है नेहरू के सफाई पसंदगी की। 1951 का लोकसभा सत्र काफी रात तक चलता है। सेक्रेटेरिएट ने
सदस्यों के लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया है, भोजन का इंतजाम किया है। लोग सभी संसद सदस्य जो है वह मुर्गा खाकर उसकी हड्डियां लॉन में फेंक रहे हैं। नेहरू जी ने देखा और खुद हड्डियां उठाने लगे। नेहरू जी का गुस्सा भी काफी प्रसिद्ध है, गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इसके भी कई कहानी है। 15 जुलाई 1936 की बात है। गांधी ने नेहरू को उनके पत्र जो आए थे, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया था वह लिखा था गांधी को, उसका जवाब दिया कि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम ही सबसे अधिक पीड़ित पक्ष हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारी तरह हिम्मत और साफ गोई नहीं है। वे साफ साफ निडर होकर के तुमसे बात नहीं कर सकते, साहस नहीं करते हैं। तुम्हारी चिड़चिड़ाहट और तुम्हारी अधीरता के कारण डरते हैं। तुम्हारा हाकिमाना व्यवहार जो है वह उसमें बाधक है और तुम अपने को अचूक समझते हो और श्रेष्ठ ज्ञान वाला समझते हो कि हम ही श्रेष्ठ हैं। शिष्टता से पेश नहीं आते। समाजवादियों द्वारा जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाया जाता है, उनको गलत रूप में पेश किया जाता है, तो तुम उनका बचाव भी नहीं करते हो। लेकिन वह इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि वह जानते हैं कि तुम जीवट हो और युवाओं में तुम्हारा जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए तुम्हारे आगे वे झुक जाते हैं। यह दुखद भी है, हास्यास्पद भी है। इसलिए गांधी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना विनोद वृत्ति कभी नहीं छोड़ो। यह संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 63 के पृष्ठ 150-57 के बीच में है। यह भी लिखा है एक बार कि पागलपन के काम को बंद कर दो, शक्ति बचा कर रखो, आम लोगों की भलाई करो, विनोद वृत्ति नहीं छोड़ो। भविष्य के बारे में हमको चिंता नहीं है, हमको वर्तमान के संबंध में चिंता करनी चाहिए और वर्तमान की ही मुझे चिंता है। अगर वर्तमान संभल जाएगा तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। इतने सौम्य भी हैं नेहरू कि सरदार के यहाँ खुद जाते हैं, उप प्रधानमंत्री के यहाँ खुद जाते हैं, उनको अपने कार्यालय नहीं बुलाते हैं। मौलाना को एक बार कार्यालय के किसी अधिकारी से कहा, किसी कर्मचारी से कहा कि फोन मिलाओ। मौलाना ने उनसे कहा कि आपके उंगलियों में दर्द हो गया था। नेहरू ने क्या जवाब दिया है, अब से यह गलती नहीं होगी। यानी मौलाना को खुद जो है फोन मिलाते हैं, सरदार पटेल के यहाँ जाते हैं। इसी कारण उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में और भारतीय नेताओं ने जो प्रशंसा की है, फ्रांस के नेता हैं दगाल, उन्होंने क्या कहा, नेहरू महान राजनीतिज्ञ, महान जनतांत्रिक तथा सामाजिक प्रणाली और शांति के दिशा में लगा हुआ महानतम पुरुष है। शांति की दिशा में लगा हुआ महानतम पुरुष है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं कि नेहरू हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति थे और द्वितीय राजनीतिज्ञ थे, जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिर स्मरणीय रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन ने कहा कि नेहरू महान मानवतावादी थे, जिन्होंने मानव के शांति की इच्छा और खोज पर बल दिया। युद्ध रहित दुनिया की खोज में वह रत रहे। मोरारजी देसाई कहते हैं कि वह एक संवेदनशील मानव थे। किसानों को समस्या को देखकर जो राजसी लालन पालन में रहा हो, जो हैरी कैम्ब्रिज से शिक्षा
लेकर आया हो और जिसकी इतनी प्रखर बौद्धिकता हो, वह यह सब कोई रुकावट नहीं डालता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कांग्रेस में सुभाष और नेहरू ही आधुनिक विचार के थे, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो उनको ऋतुराज कहते थे, जो अपनी कृतियों से अधिक महान है और अपने समय के नेताओं से अधिक निष्ठावान थे। केसकर कहते हैं, उनका पूरा नाम बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर है, कि नेहरू को प्रतिस्पर्धी के प्रति बुरी भावना कभी नहीं आई, बदला लेने की भावना तो इनमें थी ही नहीं। 1946 में जब कांग्रेस का समिति बनाए जाने पर अपमानजनक बर्ताव किया गया तो इनको बुरा नहीं लगा और केसकर इनको उदार प्रकृति का मानते हैं। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि नेहरू ने इंसान के दो महान शत्रुओं भय और घृणा, ये दो पर विजय प्राप्त किया था। भय और घृणा जो मनुष्य का महान शत्रु है, मनुष्यता का महान शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त किया था। विजयालक्ष्मी पंडित तो उनकी बहन ही है। वह कहती हैं कि कविताओं के धाराओं से प्रश्न पूछते थे। एक प्रश्न का उल्लेख करती हैं विजयालक्ष्मी पंडित, यदि सपनों का बाजार सजा हो तो तुम क्या खरीदोगी? यह विजयालक्ष्मी पंडित से उन्होंने पूछा। आचार्य नरेंद्र देव जो समाजवादी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया। अच्युत मेनन कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य था कि देश के निर्माण में नेहरू प्रधानमंत्री और भाग्य विधाता रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान जो था ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित था, दूरदर्शिता थी, समाजवाद के विचार के प्रति आकर्षण था, जिसने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और यानी माना जाना चाहिए कि नेहरू जो है, इस तरह नेहरू का व्यक्तित्व, विविधता से भरा हुआ व्यक्तित्व भी उनकी सरलता, और इसीलिए उनको बच्चों के प्रति प्यार के कारण ही चाचा नेहरू कहने लगे। और 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दरअसल एक भविष्य का सूचक होता है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के निर्माता होते हैं। तो यह उनके जो है छोटी छोटी घटनाएं जो है उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, उनके व्यक्तित्व का दिग्दर्शन हमको कराती है और यह बताती है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भारत का एक युग द्रष्टा है, एक युग का निर्माण करता है। इसलिए जिस तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक गांधी युग है, उसी तरह स्वतंत्र भारत का एक नेहरू युग है, जो विकास और मानवता की, सांप्रदायिक सद्भाव की, विद्वेष रहित भारत की, शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना को मूर्त रूप देता है। धन्यवाद।